गाइस मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ, इनको आप ध्यान से देखिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। आप कहेंगे कि ये दोनों ही कार हैं, बस फ़र्क ये है पहली वाली है कार की एक इमेज और दूसरी वाली है कार की एक वीडियो। ऐसे ही इन दोनों को देखिए, ये दोनों ही रॉकेट हैं, बस फ़र्क ये है पहली वाली है रॉकेट की एक इमेज और दूसरी वाली है रॉकेट की एक वीडियो। अगर इसमें भी आप थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाओ तो आप क्या कहेंगे, पहली वाली एक स्टैटिक चीज़ है, मतलब पहली वाली वो चीज़ है जो रुकी हुई है, जो चेंज नहीं हो रही है, और दूसरी वाली वो चीज़ है जो कि मूव कर रही है, जिसकी पोजीशन समय के बदलाव के साथ बदल रही है। तो मतलब यहाँ पर दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो स्टैटिक रुकी हुई और दूसरी मूविंग या फिर चेंजिंग। अगर आप इस यूनिवर्स को देखो तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि इस यूनिवर्स में सभी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर एक बार हम ये मान लें कि यूनिवर्स स्टैटिक है, देन आपको ये पता लगेगा कि यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं हो सकती, कोई भी इवेंट हो ही नहीं सकता। मतलब इस यूनिवर्स की स्मूथ वर्किंग के लिए चेंजेस का होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसी कारण हमारे लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम चेंजेस को डिटेल में स्टडी करें। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो चेंजेस की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक अलग ही ब्रांच बनाई है, जिसको हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं। जब भी मैथमेटिक्स में चीज़ें चेंज होती हैं, फंक्शन चेंज होते हैं, तो वहाँ पर कैलकुलस हमारे काम में आता है। अब कैलकुलस को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन और सेकंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, कि कितनी फास्ट चीज़ें चेंज हो रही हैं, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, यानी कि डिफरेंस प्लस डिवीज़न। लेकिन इंटीग्रेशन हमको ये बताता है कि कितनी ज़्यादा चीज़ें जुड़ रही हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन दोनों के नाम में ही इनके मतलब जुड़े हुए हैं। लाइक डिफरेंशिएशन, इसमें बात होती है डिफरेंस की, कि किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है, और जब भी रेट ऑफ चेंज होता है तो वहाँ पर डिफरेंस भी आता है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर मैंने पूरे डिटेल में एक वीडियो पहले ही बना दी है। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर अब हम कैलकुलस के सेकंड पार्ट को जानेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन को जानेंगे, कि आखिर इंटीग्रेशन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन शब्द को समझिए। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट शब्द हमको ये बताना चाहता है कि दो या फिर उससे ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़ना चाहती हैं, आपस में इंटीग्रेट होना चाहती हैं, आपस में कहीं पर इकट्ठा होना चाहती हैं या फिर एकोमोडेट होना चाहती हैं। और जब भी कोई चीज़ जुड़ती है तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम उसको क्या कहेंगे, एडिशन। ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपस में इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी कारण इंटीग्रेशन को एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। डिफरेंशिएशन को कहा जाता है डिफरेंस प्लस डिवीज़न, और इंटीग्रेशन को कहा जाता है एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन। इसी कारण आपने डिफरेंशिएशन में देखा होगा dy/dx और इंटीग्रेशन में देखा होगा fx/dx। मैथमेटिक्स में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी चीज़ें इंक्रीज होती हैं तो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, लेकिन माइनस और डिवीज़न डिक्रीमेंट को शो करते हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में एक इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करती हैं। चलिए अब हम इंटीग्रल्स की मीनिंग को जानते हैं। तो जैसा कि हम जान चुके हैं, जब भी दो या उससे ज़्यादा चीज़ें आपस में इकट्ठी होती हैं तो उसको हम इंटीग्रेट करना बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ कहीं पर इकट्ठी हो रही है तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होगी एक स्पेस, एक खाली जगह, या फिर यूँ कहें एक एरिया या फिर एक वॉल्यूम। तो जब भी चीज़ें कहीं पर इकट्ठी होती हैं तो उसके लिए हमको एक एरिया की ज़रूरत होती है। इसी कारण इंटीग्रल्स को हमेशा एरिया के साथ देखा जाता है, या फिर यूँ कहें कि इंटीग्रल्स को एरिया अंडर द कर्व भी कहा जाता है। इसके लिए आप एक सिंपल एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि y=2x रिलेशनशिप को फॉलो करती है। यहाँ पर हम इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, देखने में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और हमको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना भी आता है, जो कि होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, x²। यानी कि y=2x के केस में एरिया अंडर द कर्व कितना आया, x², जिसको हमने काफ़ी सिंपल हाफ बेस इनटू हाइट के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। अब अगर हमको इसी केस में एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से फाइंड करना हो, तो जब हम इंटीग्रल्स का यूज़ करके 2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो होगा x²। और ये बिल्कुल सेम ही आंसर है जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो कुल मिलाकर इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है कि उस कर्व के अंदर कितना डेटा इकट्ठा हो रहा है। ऐसे ही अगर x एक्सिस पर आप डिस्टेंस मानो, y एक्सिस पर फोर्स मानो,
तो इन दोनों के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को। यहाँ पर इसको भी फाइंड करना काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का केस है। तो जब भी हम किसी स्ट्रेट लाइन से बने हुए स्ट्रक्चर का एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो उसको तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर, इनका एरिया तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स में जितने भी चेंजेस होते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। इसकी वजह वहाँ पर हमको अलग अलग कर्व की इक्वेशन देखने को मिलती है। किसी भी तरह का चेंज प्रैक्टिकल केसेस में हमेशा एक कर्व पाथ को फॉलो करता है, ना कि स्ट्रेट लाइन पाथ को। यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कीजिए तो इसको आप आराम से कर सकते हो। आपको सिंपली x इंटू वाई करना होगा और आपको रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। लेकिन अब अगर मैं एक रैंडम कर्व को ड्रॉ करता हूँ, इस कर्व को देखिए, क्या आप आसानी से इस कर्व का एरिया फाइंड कर सकते हो? आई थिंक आप इसको आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर का एरिया फाइंड करने का हमारे पास कोई एक परफेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं जो कि हमको ये बता दे कि इस कर्व के अंदर का एरिया क्या होगा और कर्व के अंदर का एरिया कैसे फाइंड किया जाए। इस सवाल ने हमको सदियों तक परेशान किया। लेकिन चलिए अब हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से एरिया अंडर द कर्व निकाला जा सकता है। तो इसके लिए आप इस कर्व को देखिए, ये एक रैंडम कर्व है जिसका एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम एक लॉजिकल अप्रोच लेंगे जिसकी मदद से इसका एरिया फाइंड किया जा सकता है। एरिया से मेरे कहने का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। तो हम जानते हैं कि इस केस में हम नॉर्मल तरीके से एरिया को फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम किसी तरह एक ऐसे स्ट्रक्चर को इस कर्व के अंदर डाल दें जिसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं तो हमारी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर इस कर्व के अंदर हम 2 या 3 रेक्टेंगल्स को पुट कर दें तो हमको इस कर्व के एरिया की एक अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि उस वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा एरर्स होंगे क्योंकि जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस मौजूद है जिसका एरिया तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं। हमने यहाँ पर खाली कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को पुट किया जिसका एरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को और भी ज़्यादा बढ़ा दें, इस वाली इमेज को देखिए, यहाँ पर पहली वाली इमेज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि एरर कम होता हुआ दिख रहा है। देखिए दोनों इमेजेस में क्या अंतर आया। पहली वाली इमेज में तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स काफ़ी कम थी लेकिन उनकी विड्थ, उनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन दूसरी वाली इमेज में काफ़ी सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं लेकिन उनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा कम है, वो काफ़ी ज़्यादा पतली हैं। तो इसी कारण हमको यहाँ पर काफ़ी कम एरर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी एरर तो है ना, इसका भी हमको अभी तक परफेक्ट एरिया पता नहीं चला। लेकिन अगर इनकी जगह पर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिप्स ले लें जिनकी विड्थ काफ़ी कम हो, जीरो को अप्रोच कर रही हो लेकिन जीरो ना हो, तो इस केस में अगर हम काफ़ी ज़्यादा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को ड्रॉ कर लें तो अगर किसी भी 2 कंसेक्यूटिव स्ट्रिप्स के एरिया को फाइंड किया जाए तो उनमें हमको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। उन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम ही होगा। कंडीशन ये है कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की चौड़ाई जीरो को अप्रोच करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइट सिम्बल्स का कंसेप्ट यूज होना चाहिए। तो अगल बगल की 2 स्ट्रिप्स का एरिया आपस में बराबर ही होगा। और अगर हम ऐसे ही पूरे कर्व में काफ़ी सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को ड्रॉ कर लें तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव स्ट्रिप का एरिया इनफाइनाइट सिम्बल्स के कंसेप्ट के अनुसार सेम ही होगा। अब उस कर्व को हमने जितनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड किया, अगर हम उन सारी स्ट्रिप्स के एरिया को आपस में जोड़ दें तो हमको पूरे कर्व का एरिया मिल जाएगा और इस केस में एरर भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, इनफैक्ट ना के बराबर एरर होगा। तो इस तरह किसी भी कर्व का एरिया फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हमको उस कर्व को काफ़ी छोटे इनफाइनाइट स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना होता है और फिर उन सारे स्मॉल पीसेस को आपस में इंटीग्रेट करना होता है, तो हमको पूरे कर्व का एरिया मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि हमको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडिशन करना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। तो जो हमने काफ़ी सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनाई हैं जिनका एरिया हमने फाइंड किया है, अगर हम उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करें तो हमको एक अजीबोगरीब रिजल्ट मिलेगा जो कि कैलकुलस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरिया की रेट ऑफ चेंज की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, fx इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ पर डेल्टा एक्स की लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है। तो इसको सॉल्व करने पर जो एरिया का रेट ऑफ चेंज हमको मिलेगा वो क्या होगा, फंक्शन fx के बराबर, यानी कि f ऑफ x। और ये रिजल्ट काफ़ी कमाल का है क्योंकि अगर आप कोई एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करो कैपिटल fx जिसका डेरिवेटिव fx के बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा नया फंक्शन कैपिटल fx एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा और एरिया अंडर द कर्व इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पर हमने सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पर एक ट्रिक का यूज़ किया। आसान भाषा में समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ, तो हमारे पास एक कर्व है जिसको हमने fx का नाम दिया है। इसका एरिया अंडर द कर्व हमको फाइंड करना है।
तो पहला तरीका तो ये है कि इस कर्व को हम काफ़ी सारे स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें और फिर उन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड करें और फिर सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरिया को आपस में जोड़ दें तो हमको पूरे कर्व का एरिया मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो कर्व fx के लिए हम एक ऐसा नया फंक्शन फाइंड करें जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर हमको हमारा ओरिजिनल कर्व मिल जाए, तो उस केस में हमारा जो नया फंक्शन होगा वो फंक्शन एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर उस फंक्शन में हम लिमिट्स अप्लाई कर दें तो हमको एक पर्टिकुलर रेंज में उस कर्व का एरिया मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये मालूम पड़ा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। लाइक एक फंक्शन है sin x, इसका हमको एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। तो पहला तरीका तो वो है कि इसको सबसे पहले हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, एक कर्व बनाएंगे और फिर उस कर्व को काफ़ी सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उन सारी स्ट्रिप्स का आपस में एडिशन कर देंगे एरिया फाइंड करने के बाद। और दूसरा तरीका ये है कि हम एक ऐसा नया फंक्शन लेंगे जिसका डेरिवेटिव करने पर हमको sin x मिल जाए, तो वो फंक्शन एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। और इस केस में वो फंक्शन क्या होगा, cos x का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो होगा माइनस sin x, जो कि हमारे ओरिजिनल कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लिमिट्स को अप्लाई कर दें, मान लीजिए 0 से पाई, तो हमको एक पर्टिकुलर रेंज में एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम इंटीग्रल्स को फाइंड करते हैं। अब पहले से ही हमने काफ़ी सारे जनरल फंक्शंस का एरिया अंडर द कर्व फाइंड करके रखा है, जिनको आज हम इंटीग्रल्स के फॉर्मूले के तौर पर याद करते हैं। लेकिन अगर कोई एक नया कर्व आ जाता है लाइक y इक्वल टू x³ इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो उस केस में हम अलग अलग ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं और फाइनली हमको हमारा आंसर मिल जाता है। और पूरे इंटीग्रेशन के सवालों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही तो बताया जाता है। इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट भी होता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसको हम एक सर्टेन बाउंड्री कंडीशन लगाकर हटा भी सकते हैं। तो बेसिक में तो हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमको इंटीग्रल्स को थोड़ा और एडवांस लेवल पर लेकर जाना होता है। फिर हम एरिया की बजाय वॉल्यूम भी फाइंड करने लगते हैं। खाली एक सिंगल फंक्शन से हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बना देते हैं, वो भी 3 डायमेंशन में रोटेशन करके। हायर क्लासेस में हम डबल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं और ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में भी पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल्स, लैग्रांजियन, मल्टीपल वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंट, कर्ल, ग्रेडियंट और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके साथ जुड़ी होती हैं। तो आई थिंक आपको इंटीग्रेशन का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि इंटीग्रेशन में आखिर हम क्या करते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने पहले चीज़ों को डिवाइड किया और इंटीग्रेशन में जो चीज़ों को हमने डिवाइड किया था उनको आपस में जोड़ दिया। तो अब आप बताइए आपको इसके बारे में क्या लगता है। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।